हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में जनन। हम उसे आज फिर कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो आप लोग नोट करते चलेंगे। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, आज हम इस विषय को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अब एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन, इसका एक और पर्यायवाची है जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में इसे हम जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोग साथ में नोट भी करते चलिए। तो जैसा कि आपने जाना था, मैंने कल आपको बताया था कि अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है जीवों में, उसे हम क्या नाम देते हैं? यस, उसे हम नाम देते हैं क्लोन। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं कमेंट पढ़ रही थी कि अलैंगिक जनन में तो हम क्लोन नाम देते हैं, तो लैंगिक जनन में हम क्या नाम देते हैं जो संतान उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यक होती है, तो इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम नाम देते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं उसे हम? ऑफस्प्रिंग। OFFSPRING। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पौधों के बारे में बच्चों। पौधों में जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आप लोग अब सभी बच्चे इसकी परिभाषा लिख लीजिए। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कायिक अंगों द्वारा होती है। कायिक अंगों द्वारा संपन्न होती है। जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई उसकी परिभाषा कायिक प्रवर्धन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक शब्द लिया है कायिक अंग। काया, काया का मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक है, हमारे शरीर की बनावट कैसी, उसे हम कहते हैं काया। तो कायिक अंग कौन कौन से हो गए पौधों में? कायिक अंग हो सकते हैं इनमें जड़, तना, पत्ती, ये सभी होते हैं एक पौधे के कायिक अंग। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उदाहरण, इसके नीचे कर देंगे, आप करके चलेंगे, लिखेंगे कायिक अंग जैसे जड़, पत्ता, तना आदि। ठीक है, तो ये हो गए इसके उदाहरण। आप नोट कर लीजिए। ये जो कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों, ये दो तरीकों से होता है।
एक तो होता है स्वतः यानी कि अपने आप ही, जिसे हम नाम देते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा होता है कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा। तो एक हो गया इसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, आप नोट कर लीजिए, कायिक प्रवर्धन की विधियां। एक हो गया आपका प्राकृतिक विधि, दूसरा हो गया आपका कृत्रिम विधि। ठीक है बच्चों, तो कायिक प्रवर्धन कितने रूपों में हो रहा है? 2 तरीकों से हो रहा है, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से। तो अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक विधि कैसे होते हैं। तो ये आपका अगला टॉपिक बनेगा, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। ठीक है बेटा, तो हम नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है पॉइंट, वो आता है भूमिगत तना। भूमिगत तना, भूमिगत का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? भूमि आपको पता ही है धरती, ठीक है, गत यानी कि अंदर, भूमिगत ऐसा तना जो धरती में समाया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ तने के माध्यम से ही एक नया पौधा जन्म लेता है, और ये सभी चीजें अपने आप हो रही है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हो रही है। इसीलिए इसे हम किसके अंदर गिन रहे हैं? प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत गिन रहे हैं। इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। तो भूमिगत तना जो होता है उसके भी कई रूप हैं, लेकिन इसको हम बांट सकते हैं। पहला आप देखेंगे इसमें जो आता है वो आता है कंद, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबर। इसका उदाहरण हो गया बेस्ट आलू। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम आलू खरीद के लाते हैं तो उसपे छोटे छोटे धब्बे बने रहते हैं, उन धब्बों को हम नाम देते हैं आँख। ठीक, और उन आँख में आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कुछ हरा हरा भाग निकल आता है। उन हरे भाग को हम कहते हैं छोटी छोटी शाखाएं, या फिर कह सकते हैं उन्हें छोटी छोटी कलिकाएं। इंग्लिश में उन्हें हम नाम देते हैं नोड्स। इंग्लिश में उन्हें हम नाम देते हैं नोड्स। चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं इसे, मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, तो भूमिगत तना के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रकार आ रहा है वो आ रहा है कंद का, जिसे हम कहते हैं ट्यूबर, और इसका उदाहरण हो गया आलू। आपने देखा होगा कि आलू है, आलू के कहीं कहीं ऐसे धब्बे रहते हैं, तो इन धब्बों को हम कहते हैं आँख। इन आँख में कुछ दिनों बाद क्या रहता है? हरा हरा भाग निकल आता है। ठीक है, इन हरे भाग को हम नाम देते हैं कलिकाएं, जिन्हें हम शाखाएं भी कह सकते हैं, या फिर जिन्हें हम इंग्लिश में नोड्स भी कह सकते हैं। इन कलिकाओं में खुद के पास इतनी क्षमता होती है कि ये पूरा एक पौधा बना सकते हैं। ठीक है, ये है आलू धरती के अंदर, इसमें ये है इसकी आँख, इसमें छोटी छोटी ऐसे हरा भाग निकलना शुरू हुआ, कुछ दिनों बाद ये एक पूरा पौधा बनकर तैयार हो जाता है, और बहुत सारे आलू फिर नीचे धरती में ऐसे बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? कंद। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आलू क्या है, जड़ है या तना है? हम लोग क्या सोचते हैं कि जितनी भी चीजें होती है धरती के नीचे वो सभी की सभी जड़ है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आलू क्या है? एक तना है। आपको ये याद रखना है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। अगला हम देखते हैं भूमिगत तना में कौन सा प्रकार आता है। पहला आ गया हमारा कंद, दूसरा हो गया हमारा प्रकंद। दूसरा हो गया हमारा प्रकंद। ठीक है, प्रकंद को हम इंग्लिश में कहते हैं राइजोम।
मेनली इसमें आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दे रही हूँ। एग्जाम में जनरली इससे उदाहरण ही पूछे जाते हैं कि कंद के क्या उदाहरण हैं, प्रकंद के क्या हैं, शल्क कंद के क्या हैं, ठीक है। तो आपको इनके उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो प्रकंद का जो उदाहरण हो गया वो हो गया अदरक। सबने अदरक देख रखा है, आप देखते होंगे कि अदरक पर ऐसे धारियां बनी रहती हैं, ऐसे रेखाएं खिंची रहती हैं। इन्हीं रेखाओं को, इन्हीं धारियों को हम नाम देते हैं कलिकाएं, ठीक है। और इन्हीं कलिकाओं के द्वारा अदरक खुद अपने आप एक पूरा पौधा तैयार कर सकता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो गया यहाँ पर अदरक। अगला जो आता है वो आता है आपका घनकंद। घनकंद को हम कहते हैं कॉर्न। इसका उदाहरण हो गया अरबी, ठीक है। अरबी में भी ऐसी कलिकाएं ही होती हैं। तो यहाँ पर सारा जो खेल है वो कलिकाओं का ही है, जो हरे हरे भाग होते हैं, ठीक है। वो पूरी क्षमता रखते हैं कि पूरा एक नया पौधा बना सके। अगला हो गया हमारा यहाँ पर शल्ककंद। शल्ककंद को हम इंग्लिश में कहते हैं बल्ब। इसका उदाहरण हो गया यहाँ पर प्याज, लहसुन, ये सभी हो गए इसके उदाहरण। जैसे बल्ब का आकार होता है, आप जानते हैं कि प्याज और लहसुन का भी आकार वैसे ही होता है। आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक जब हम प्याज को, लहसुन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ऊपरी भाग से कुछ हरा भाग निकलना शुरू हो जाता है। उसी हरे भाग को हम कलिका कहते हैं, नोड्स कहते हैं, और उनके द्वारा पूरा एक लहसुन का या फिर प्याज का पौधा तैयार हो जाता है। तो ये सभी हमारे क्या है, भूमिगत तना, यानी कि भूमि के अंदर जो तना मौजूद है उसे हम कहते हैं भूमिगत तना। और ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर या फिर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इसी का ही है, प्राकृतिक कायिक जनन का। पहला हमने पढ़ा भूमिगत तना, दूसरा जो है वो है हमारा अर्ध वायवीय, अर्धवायवीय तना। अर्ध का मतलब आप सभी को पता है आधा, वायवीय मतलब हो गया वायु, यानी कि तना का कुछ भाग तो धरती के भीतर है और कुछ भाग जो है वो वायु के संपर्क में है, वो धरती के ऊपर है। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है आपका ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, इसका उदाहरण हो गया आपका दूब घास, दूब घास। जैसे हम ऊपरी भूस्तारी को हम इंग्लिश में कहते हैं रनर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब जो भी कुछ चीजें हो रही हैं वो धरती के भीतर नहीं हो रही हैं, वो आधा ऊपर है तना का भाग और आधा नीचे है, ठीक है। तो दूब घास क्या है, आपने देखा है कि धरती में जो छोटी छोटी घास निकल जाती हैं उन्हें हम दूब घास कहते हैं। ये इसकी जड़ें हो गई। ये धरती है, ये ऊपरी भाग है, हरा भाग जो हमें दिखाई देता है, ये इसकी जड़ें हो गई हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, ये रनर का मतलब क्या होता है, भागने वाला, जो रनिंग करता है, जो दौड़ता है। तो इसका अपना ही हरा वाला भाग क्या करता है, धरती से होते होते दूर तक फैल जाता है। जब वो फैल जाता है तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ भाग धरती के अंदर भी भेज देता है, और जो भाग अंदर चला गया वहां से जड़ें बन जाती है। तो पूरा जो मैदान है वो घास से इसी तरीके से भर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऊपरी हरा भाग है ये पूरे मैदान में फैल गया, और एक निश्चित अनुकूलित वातावरण मिलने पर इसने क्या किया, अपना कुछ भाग तो ऊपर रखा और कुछ भाग धरती के नीचे भेज दिया, जिसने जड़ का रूप ले लिया, और इसी तरीके से पूरे मैदान में हमें घास नजर आने लगती है। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है ऊपरी भूस्तारी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम अर्धवायवीय तना का कौन सा प्रकार आता है। अर्धवायवीय तना में दूसरा जो आता है वो आता है आपका भूस्तारी। भूस्तारी को हम कहते हैं स्टोलन, ठीक है। इसका उदाहरण जो सबसे कॉमन जाना जाता है वो होता है स्ट्रॉबेरी। आप सभी ने स्ट्रॉबेरी फल खाया होगा, तो उसी स्ट्रॉबेरी की बात हो रही है ये।
स्ट्रॉबेरी। इसमें अब क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीजें हैं, ये धरती है, ये स्ट्रॉबेरी का पूरा एक बड़ा पौधा है। क्या हुआ, यहाँ पर ये जो शाखाएं निकली हुई हैं, ये जहाँ तक फैल सकता है वहां पर जाता है, धरती के नीचे जाकर समा जाता है, वहां पे जड़ निकल जाती है, अपने आप ही हो रही। यहाँ पे किसी मानव का कोई योगदान नहीं है, ऐसा नहीं है कि पकड़ के इसकी शाखाओं को वहां पर हमने भेज दिया कहीं और, ऐसा नहीं, ये चीजें अपने आप हो रही हैं। तो क्या हुआ, ये जो भाग उड़ के गया है, इस उड़े हुए भाग को हम नाम देते हैं स्टोलन। ठीक है, और पहुंच जाता है ये एक निश्चित जगह पर, वहां पर जड़ें निकल जाती हैं, फिर एक पूरा पौधा तैयार हो जाता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको उदाहरण सभी के ध्यान रखने हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, वो है आपका भूस्तारिका। भूस्तारिका, इसे हम कहते हैं ऑफसेट, इसे हम कहते हैं ऑफसेट। इसका जो उदाहरण सबसे कॉमन जो आपको ध्यान रखना है वो है जलकुंभी। जलकुंभी नाम ही है, जल यानी कि ये वाली जो प्रक्रिया हो रही है ये अब धरती पे नहीं हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है, ये जल में हो रही है। तो क्या होता है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कुछ भाग तो ऊपर है धरती से ऊपर, और कुछ भाग जो है वो धरती के नीचे है। तो जो भाग ऊपर है वो क्या करता है, एक निश्चित वातावरण को महसूस करके अपना कर जाता है थोड़ी दूर तक। इस भाग को जो गया है दूर तक, इसे हम नाम देते हैं ऑफसेट, या फिर हिंदी में कहते हैं भूस्तारिका। और फिर उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पर वो पहुंचा है वहां से फिर जड़ें निकल जाती है और ऊपर हमें पत्ते नजर आने लगते हैं, यानी कि पूरा एक जलकुंभी का पौधा पूरे तालाब में, पूरे पानी में इसी तरीके से ये फैल जाता है अपने आप। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार से मानव का कोई योगदान, कोई रोल नहीं। तो ये सारी चीजें थी तने के द्वारा। अब हम देखेंगे कि कायिक अंग तने के अलावा हमें और भी जो पढ़े थे उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो यहाँ पर अगला जो है वो हम देखेंगे जड़ के द्वारा। पहला हमने पढ़ा कि तने के द्वारा कैसा होता है, अगला हम देखेंगे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे हो रहा है। आप सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। उदाहरण जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं, शतावर का पौधा, ठीक है, आपका हो गया डहेलिया, ठीक है, और हो गया आपका शकरकंद। ये सभी जो है इनमें तना पत्ता कुछ भी एक नए पौधे को जन्म नहीं दे सकता। इन पौधे के सिर्फ और सिर्फ जड़ के द्वारा ही एक नया पौधा जन्म लेता है। कैसे, शतावर का पौधा है, मान लो ये पूरा पौधा है शतावर का, धरती के नीचे जड़ें उगी हुई हैं इसकी। तो क्या हुआ, ये जड़ें अपने आप ही एक निश्चित वातावरण, एक निश्चित पोषक तत्व उपलब्ध होने पर एक जगह पर जाता है धरती के अंदर ही अंदर, और वहां पर जाकर फिर से जड़ें पनप जाती हैं, शाखाएं निकल जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है। तो आपको ये तीनों उदाहरण ध्यान रखने हैं। चीज और ध्यान रखना है, बच्चे सोचते हैं कि आलू भी धरती के अंदर होता है, शकरकंद भी धरती के अंदर होता है, तो जैसे आलू एक तना है शकरकंद भी एक तना है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान देखेंगे जड़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो शकरकंद एक जड़ है, जबकि आलू मैंने आपको अभी बताया एक तना है। अगला हम देखते हैं कि पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, यहाँ पर एकमात्र उदाहरण आपको ध्यान रखना है वो है ब्रायोफाइलम। इसे ये तो इसका हिंदी में नाम हो गया, आई मीन जैविक नाम हो गया एक तरीके से। नॉर्मली जो हम इसे जानते हैं नाम वो है अजूबा। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा इसका पौधा। इनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है,
इन पत्तियों में इतनी क्षमता होती है कि पूरा एक पौधा अपने में से बना सके। क्या होता है, निश्चित स्थान पर छोटे छोटे कुछ अलग से उभार नजर आते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं कलिकाएं। इन कलिकाओं के द्वारा क्या होता है, जड़ें निकल जाती है और पूरा एक पौधा ब्रायोफाइलम का तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ना तो जड़ ने कोई हेल्प की, ना ही यहाँ पर किसी तने ने कोई हेल्प की। इस ब्रायोफाइलम पौधे में अगर किसी ने हेल्प की है एक पौधे को जन्म देने में, वो किसने की है, पत्ती ने की है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पढ़ा अभी अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या फिर प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है। थैंक यू।